एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग का लेआउट करना हो, क्योंकि आजकल के समय में क्या है कि अधिकतर बिल्डिंगें प्री फैब्रिकेटेड होती हैं, कुछ हर एक पार्ट उनका अलग अलग जगह पर बन रहा होता है। तो ऐसे समय में हम इंजीनियर्स को लेआउट बहुत ही एक्यूरेसी से करना होता है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो टोटल स्टेशन होता है, क्योंकि लेआउट हमको टोटल स्टेशन से ही करना पड़ता है। तो ऐसे में हमको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है और कितने रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत होता है एक बिल्डिंग के लेआउट के लिए। क्योंकि जब भी टोटल स्टेशन को हम सेट करेंगे तो हमको 2 से कम 2 रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा उस मशीन को सेट करने के लिए। लेकिन क्या है कि आजकल अगर कोई अपना रिज्यूमे बना कर के ले आता है, जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा था एक लड़के का, उसने अपने रिज्यूमे में पूरा लिखा था कि मुझे टोटल स्टेशन भी आता है, ऑटो लेवल वगैरह भी आता है, सब कुछ लिखा हुआ था उसने, ऑटोकैड सब कुछ लिखा था। लेकिन जब उससे पूछा गया टोटल स्टेशन के बारे में कि आप टोटल स्टेशन आपको दे दिया जाता है, आपको साइट में कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिससे आप मशीन को सेट कर सकें, तो वो बिल्कुल हड़बड़ा सा गया और उसका जवाब कुछ ऐसा आया कि सर 3 दे सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि उसने बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके लाया हुआ था, उसको टोटल स्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन यहाँ तक कि ऑटोकैड के बारे में भी नॉलेज नहीं था। सिर्फ वो किसी का या तो कहीं पर गूगल से देख के उसका कॉपी पेस्ट करके लाया होगा या कैसे भी। तो और अधिकतर सिविल इंजीनियर्स क्या है, डिपेंडेंट होते हैं टोटली सर्वेयर पर कि सर्वेयर ही सब कुछ करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स का ही सब्जेक्ट है सर्वेइंग का। हमारे 4th और 5th सेमेस्टर में सर्वेइंग का एक सब्जेक्ट है। तो हम लोग को भी सर्वेइंग का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि साइट पे दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्वेइंग को कोऑर्डिनेट करना, सर्वेइंग को सारा कुछ डेटा प्रोवाइड करना एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे मैं कभी साइट पे सर्वेइंग करता नहीं हूँ, लेकिन जब भी कभी भी अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा इंटरेस्ट के तौर पर जा कर के वहाँ पर मैं उन लोगों को बता सकता हूँ। तो कुछ लोग तो कंफ्यूज इस बात से रहते हैं कि सर आप पढ़ाई किस फील्ड में किए हैं, सर्वेयर हैं, सिविल इंजीनियर हैं या प्लम्बर हैं, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि मैं प्लम्बिंग के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, सर्वेइंग के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेट, इवन कि सिविल का जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ भी। तो आज हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बिल्डिंग के लेआउट के लिए हमको कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए और वो कैसे सेटिंग होता है टोटल स्टेशन का। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम इस बिल्डिंग को देखते हैं। इस बिल्डिंग को देखने पर आपको पता चलेगा कि हमको ये बिल्डिंग बनाना है। अभी ये बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये बिल्डिंगें पहले से बनी हुई हैं। कुछ बिल्डिंगें हैं जो पहले से बनी हुई हैं। ये 3-4 बिल्डिंगें 1 2 3 4 नंबर बिल्डिंगें पहले से बनी हुई हैं, और ये जो बिल्डिंग है इसको हमको बनाना है। तो पहले तो हमने पूरा प्लानिंग कर ली कि यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस करके हमको इसको रखना है, प्लेस करना है। उस हिसाब से हमने डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ करके रखा है। उसके बाद हमको इन साइट में हमको उसको उतारना है कि वो साइट में वो कहाँ पर इसके पॉइंट्स होंगे। जैसे इस कॉर्नर का पॉइंट मार्किंग करना है, इस कॉर्नर का, ताकि वो वहाँ पे पोजीशन हो सके। क्योंकि ये सभी चीज़ों को मेजरिंग टेप के थ्रू आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरिंग टेप के थ्रू करेंगे तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स में क्या होती है कि 1-1 mm की एक्यूरेसी लेकर के हमको चलना पड़ता है, ताकि कोई भी जो एक्सटर्नल पार्टी से जो भी मटेरियल आएगा वो यहाँ पे फिट बैठ जाए। अब हम समझते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट मार्किंग होते किस तरह से हैं। मैं अभी रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 रेफरेंस पॉइंट थे हमारे। जब हम इस बिल्डिंग को बना रहे थे उस समय हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट थे, और 2 ही रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए भी। किसी भी टोटल स्टेशन को सेट करने के लिए हमको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं कभी भी। तो एक रेफरेंस पॉइंट हमारा इस जगह पे था, इस बिल्डिंग। कोई भी रेफरेंस पॉइंट कहीं किसी ऐसे जगह पे मार्क करना होता है जो कि पूरे साइट एक्टिविटी के दौरान वो कभी डिस्टर्ब ना हो। तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे था, एक रेफरेंस पॉइंट इस बिल्डिंग के पास था। तो हमारे पास टोटल 2 रेफरेंस पॉइंट थे, दोनों के नाम ए और बी थे। अभी ए रेफरेंस पॉइंट यहाँ, बी रेफरेंस पॉइंट यहाँ था, ए रेफरेंस पॉइंट यहाँ था। अब हम इसको देखते हैं ये साइट पे किस तरह से मार्किंग किए हुए रहते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ए और बी मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग होता है। यहाँ पे ये पॉइंट का वैल्यू ए है और इस पॉइंट का नेमिंग बी दिया हुआ है।
अब इसका वैल्यू कुछ होता है, कोऑर्डिनेट वैल्यू। जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको कोऑर्डिनेट को डिटेल से समझना है तो आप पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हमने दो रेफरेंस पॉइंट है ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू हमारे पास एक, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके पास उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा। दूसरे कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे निकालना है वो ऑटोकैड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ड्राइंग में उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे दिया हुआ रहता है। तो जैसा हमने आपको दिखाया था कि इस बिल्डिंग में दो रेफरेंस पॉइंट टोटल थे। एक रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ पे है इस बिल्डिंग में, जो कि ए पॉइंट से मार्क्ड है, येलो पेंट से मार्क किया हुआ था, मैंने आपको दिखाया। और एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है बी। अब हमको इस बिल्डिंग को बनाना है, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट हैं, ए एंड बी। अब जब भी हम कभी मशीन रखेंगे, तो अगर कहीं पर मशीन हमने रखा, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने मशीन रखा, इस पॉइंट को मार्क करने के लिए एंड इस पॉइंट को मार्क करने के लिए, हम मशीन को ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ से हमारी विजिबिलिटी जहाँ भी हमें मार्क करना है वो मैक्सिमम एरिया को कैप्चर कर सके। तो मान लिया कि हमने मशीन को यहाँ प्लेस किया और मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट मार्क करना चाहता हूँ साइड पे। तो हम सबसे पहले बैक रिसेक्शन मेथड को यूज करेंगे। हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पॉइंट को रिसेक्शन करेंगे, उसके बाद मशीन सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पॉइंट की वैल्यू को मशीन में पुट करके और उस पॉइंट को मार सकते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, उसके लिए आप ऑटोकैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज मेन मकसद ये है कि ये जानना कि रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत क्यों होता है और दो ही रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए। इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे हम, जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P15 नाम दिया है हमने इस पेडेस्टल को, या कॉलम जो भी कहें। तो इस पेडेस्टल का हमने मार्किंग दिया है P16। इसका कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे P16 नाम का कोऑर्डिनेट है, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। तो ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग जब हम मशीन पे पुट करेंगे आफ्टर रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद, पूरा मशीन सेट हो जाने के बाद, तो हम इस पॉइंट को जहाँ भी कोई भी कॉलम का हम मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर मशीन सेट करने के टोटल दो तरीके हैं। एक तो हम मशीन को सेट कर सकते हैं कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे मशीन को सेट किया और रेफरेंस पॉइंट हम बी को और ए को देख करके सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम मशीन की ए या बी पर रखें और उसको बैक साइड करें दूसरे रेफरेंस पॉइंट की तरफ, तो ये सेट हो जाता है। अब हम समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट दो ही क्यों चाहिए। क्या एक रेफरेंस पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, या दो चाहिए या तीन चाहिए? तो इसको समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक टेम्परेरी ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। यहाँ पर हम समझते हैं कि दो रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब इसका नॉर्थिंग वैल्यू है 1, इसका नॉर्थिंग वैल्यू है 3, इसका नॉर्थिंग वैल्यू है 4, इसका नॉर्थिंग वैल्यू है 8। आपने मान लिया कि एक नॉर्थिंग वैल्यू 1 है, ईस्टिंग वैल्यू 3 है, तो ईस्टिंग को हम x कहते हैं, ईस्टिंग वैल्यू 3 एंड नॉर्थिंग वैल्यू 1। तो नॉर्थिंग 1 एंड 3 ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक पॉइंट तो सेट हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, इसका डायरेक्शन सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्री है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसको लॉक कर दें, अगर ईस्टिंग वैल्यू 19 और नॉर्थिंग को 4 करके 4 पे इसको रख दें, उसके बाद ये ग्रिड लाइन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम अगर मान लीजिए कि ये रेड लाइन में जो दिख रहा है वो बिल्डिंग है, हमको बिल्डिंग वहाँ पे उस लोकेशन पे चाहिए, ये मेरा पूरा एरिया है, इस जगह पे हमको बिल्डिंग चाहिए। तो अगर हम ये दोनों रेफरेंस पॉइंट के तहत इसको लॉक कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट निकाल करके उसका कोऑर्डिनेट हम दूसरे पॉइंट को भी लॉक कर देखते हैं। जैसे ये नॉर्थिंग 1 और ईस्टिंग 3 को हमने लॉक कर दिया। अब हम देखते हैं कि नॉर्थिंग 4 और ईस्टिंग 19 इसको हम पोजीशन करते हैं। तो जब हम ग्रिड लाइन को पोजीशन करेंगे तो नॉर्थिंग 4 और ईस्टिंग 19, नॉर्थिंग 4 ये आएगा और 19 यानी ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को जब हम यहाँ पे कर देंगे, अब ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। और यहाँ से ही इंस्ट्रूमेंट अपने आप को सेट कर लेता है। इंस्ट्रूमेंट यानी टोटल स्टेशन को ये पता चल जाता है कि नॉर्थ किस दिशा में है। जैसे ही ये दो पॉइंट सेट हुए, इंस्ट्रूमेंट को पता चल गया कि नॉर्थ इस साइड में है, इस साइड में है। अब आप बोलेंगे कि एक पॉइंट ये रेफरेंस के लिए होगा, और दूसरा चीज़ अगर नॉर्थ को हम सेट कर दें, क्योंकि टोटल स्टेशन में तो ऑलरेडी कंपास लगा हुआ रहता है, तो हम क्यों नहीं कि एक पॉइंट को रेफरेंस लें और एक ही कोऑर्डिनेट हमारे पास हो और दूसरा को हम कंपास के थ्रू सेट कर दें। तो इसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास दो नॉर्थ होते हैं, एक तो है जियोग्राफिकल नॉर्थ और एक है मैग्नेटिक नॉर्थ।
तो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक, अगर आपका एरिया में कुछ भी मैग्नेटिक चीज़ हो, यानी आसपास अगर लोहे की स्ट्रक्चर कुछ खड़ा हो, आसपास कोई इंडस्ट्री लगा हो, कोई आसपास लोहे का स्ट्रक्चर हो, तो मैग्नेट जो है फ्लैक्चुएट करेगा, आपका स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन और दूसरा चीज़ क्या है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हर साल कुछ ना कुछ शिफ्ट होते जा रहा है, जिसके कारण हम उस पर हम कंप्लीट बिलीव नहीं कर सकते कि वो यही होगा। अगर वो थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण हम मैग्नेटिक नॉर्थ या कंपास को नहीं लेते हैं। इसलिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, और जब 2 रेफरेंस पॉइंट, हमें 2 ही चाहिए, 3 इसमें तो चाहिए नहीं, क्योंकि तीसरा का ज़रूरत क्यों पड़ेगा। अगर पहले से हम लोकेशन सेट करते हैं, दूसरा से हम पोजीशन को लॉक कर देते हैं। जब पोजीशन लॉक हो जाता है तो हम कहीं भी किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो बहुत आसान है। ईस्टिंग देखेंगे तो 8 और नॉर्दिंग देखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो इसी तरह से इस पॉइंट का भी नॉर्दिंग और ईस्टिंग हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का भी नॉर्दिंग वैल्यू जो भी यहाँ 11 पॉइंट समथिंग, ईस्टिंग वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग एंड नॉर्दिंग वैल्यू हो जाएगा 12, थोड़ा सा कम होगा। तो हम इस तरह से यूज करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।